लास्ट टॉपिक हमने किया था नेचर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने डिस्कस की थी। आज हमने करना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कि कंजर्वेटिव कौन सी होती हैं एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो कौन सी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत किसी को आइडिया हो कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कल थोड़ा सा मैंने शायद बताया था आप लोगों को दैट जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि मतलब इन जनरल वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। सिंपली अगर आपने डिफाइन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो फोर्सेस होती हैं इनके बीच में ये जब भी अप्लाई होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, सारी की सारी जो फोर्स है, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी किसी भी तरह का लॉस नहीं होता, ना साउंड लॉस होता है, ना हीट लॉस होता है, या कुछ भी है। ठीक है, तो उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। या ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं इसकी, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती हैं। ठीक है, ये वो वाली फोर्सेस होती हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम लोगों ने सभी ने ही बहुत बार पढ़ लिया हुआ है ना। आई थिंक बहुत छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाता है एंड हम उसके बाद काफ़ी बार पढ़ते हैं, बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो ये सारे लॉज जो हैं वो क्या बताते हैं, जिसके भी बारे में वो लॉ है, चाहे वो फोर्स के बारे में है, चाहे वो एनर्जी के रिलेटेड है, चाहे वो मोमेंटम है, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम है, कुछ भी है। ठीक है, तो ये उन सभी की कंजर्वेशन के बारे में बताता है हमें। ठीक है, और फिर हम छोटी क्लासेस में प्रूफ भी पढ़ते होते थे कि शो करो कि ये एनर्जी कैसे कंजर्व हो रही है, कैसे इसमें कोई भी तरह का लॉस नहीं हो रहा या कोई वेस्टेज नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो प्रूफ जो है वो हमारे सिलेबस में भी है यहाँ पे। लेकिन छोटी क्लासेस में वो जो प्रूफ होता था वो बहुत ही सिंपल होता था, नॉर्मल कैलकुलस मेथड्स यूज करके। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बिकॉज आप अभी बड़ी क्लास में आ गए हो तो यहाँ पे डेरिवेशंस होंगी। डेरिवेशंस के थ्रू आपको वो लॉज जो है वो प्रूफ करने हैं, कंजर्वेशन लॉज। एंड उसमें अ, वो आएगा, डेरिवेटिव आएंगे, डिफरेंशिएशन आएगी, इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, नो डाउट आप लोगों ने पढ़ी हुई है ये सब कुछ पहले अच्छे से +2 +1 में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अभी भी शायद थोड़ा बहुत आपको होगा, तो वो बट हम अभी बाद में करेंगे बिकॉज आपको सबसे फर्स्ट जो है वो ऑपरेटर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वो ऑपरेटर्स आपको पता होंगे क्या है, तभी आपको वो डेरिवेशन समझ आएगी, नहीं तो नहीं। तो सबसे फर्स्ट पहले हम आज नॉर्मल डेफिनेशन ही देखते हैं या थ्योरी देख लेते हैं कि क्या है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सबसे फर्स्ट उन्होंने डिस्कस किया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जरूरी है डिस्कस करना क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये जो फोर्सेस है ये कौन सी है, ये क्या ऑबे करती हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को ये ऑबे करती हैं। इसीलिए उनका जो नाम है वो हमारे पास ये पड़ा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो बोल रहे हैं दैट एनर्जी इन ए क्लोज्ड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, जो एनर्जी होती है इन अ क्लोज्ड सिस्टम वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम का अभी क्या मतलब है। क्लोज्ड सिस्टम का यही मतलब होता है कि कोई भी आपके पास ऐसा सिस्टम जिसमें से जो एनर्जी है ना वो किसी भी फॉर्म में लॉस ना हो।
ठीक है, वो अंदर ही अंदर जो है एनर्जी जो है वो एक या दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती रहे। ठीक है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है हमारे पास वो हमेशा सेम रहे। ठीक है ना, ये मतलब होता है क्लोज्ड सिस्टम का। तो फिर तो ऑब्वियस ही है, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अगर कोई हमारे पास सिस्टम जो बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है, उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अ क्लोज्ड सिस्टम मींस दैट नीदर मास नॉर एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम। ठीक है ना। अच्छा बेटा, मैंने अभी ग्रुप में ना एक बुक सेंड की है, बुक की पिक सेंड की है मैंने, आपने ये वाली बुक लेनी है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की आपने ये वाली बुक जो है वो बाय करनी है, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इसी में से ही पेपर आता है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो क्लोज सिस्टम का मतलब है कि ना तो उस सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का मास या किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी वो ट्रांसफर ना हो। ठीक है, ना तो बाहर से अंदर जाए ना अंदर से बाहर आए, मतलब किसी भी तरह की जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं होनी चाहिए। उस सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो अब बेटा ऑब्वियस है कि देखो, ना तो मास चेंज हो रहा है, मतलब ना तो मास एक्सचेंज हो रहा है, चेंज नहीं बोलेंगे, एक्सचेंज नहीं ना हो रहा है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो ऑब्वियस है, अब कोई सिस्टम है वो बिल्कुल क्लोज्ड है, ना तो उसके अंदर कोई चीज एंटर कर पा रही है ना उससे बाहर जा पा रही है ना। तो ऑब्वियस है उसके अंदर ऑलरेडी जो था वो सेम क्वांटिटी में ही रहेगा, किसी भी तरह का लॉस हो ही नहीं सकता वहां पे। है ना, समझ लगी ना। कोई कोई भी चीज आपके पास, जैसे मान लो कोई बॉक्स ही है, उसके अंदर मान लो आपने एक बार कुछ डाल दिया, उसके बाद फिर अच्छे से उसको एकदम परमानेंटली उसको पैक कर दिया आपने, ठीक है, कि आप उसको खोल ही नहीं सकते दोबारा, तो बस ठीक है, ऑब्वियस है कि अब आपको पता है ये खुल ही नहीं सकता है, तो ना उसमें से चीज वो बाहर आ सकती है और ना ही आप उसके बीच में कुछ डाल सकते हो। है ना। तो फिर ऑब्वियस है उसके अंदर जो भी मटेरियल है, ठीक है, चाहे वो मास है चाहे वो एनर्जी है, कुछ भी है, एक ही बात है, वो सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड जो ऐसे वाला सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। मतलब जिस सिस्टम में ना तो ऑब्जेक्ट, सॉरी, ना तो मास ना तो एनर्जी, कुछ भी बाहर या अंदर ना जा सके। It means that the total energy within the system must remain the same. However, the energy can transfer from one form to another. सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, लेकिन अंदर वो जो है वो एक दूसरी एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होती रहेगी। ये हो सकता है, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है छोटी क्लासेस में कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। इसका मतलब ही यही है कि एनर्जी का या मास का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, वो एनर्जी जो है वो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब लाइट एनर्जी से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, या हीट एनर्जी से वो लाइट एनर्जी में, या किसी भी साउंड एनर्जी में इंटरचेंज हो सकती है, वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ किसके बारे में है हमने डिस्कस किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है हमने। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो, ये तो एग्जांपल दी हुई है आपको दैट, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लास में एक कोई ड्रिंक है, उसमें आइस डाली हुई है, हम क्यों डालते हैं आइस उसके बीच में? ठंडा करने के लिए उसको, है ना। नॉर्मली हमें यही है कि हमने कोई भी चीज़ ठंडी करनी, पानी ठंडा करना है या कुछ भी ठंडा करना है, तो उसके बीच में हम आइस डाल देते हैं, ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा हो जाता है? ठीक है, अभी हमारा जो पानी है वो गर्म है, आइस जो है वो ठंडी है, तो ऑब्वियस है वो जो आइस है वो पानी से, या वो जो ड्रिंक है जो भी है, जो लिक्विड है जो भी, उससे हीट एनर्जी ले लेगा, और वो जो उससे हीट एनर्जी मिलती है उससे, उससे क्या होता है फिर, वो जो यहाँ पे लिखा हुआ दैट आइस के, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है ना। तो उसके जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होते हैं। आपको पता ही है, कोई भी चीज
किसी भी चीज को जब आप एनर्जी दोगे ना, किसी भी फॉर्म में एनर्जी जब आप प्रोवाइड करोगे, तो उसका अंदर रिएक्शन जो है वो कुछ ना कुछ तो होना ही है। ये डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कि कैसा कैसे उसने रिएक्ट करना है। जैसे आइस है, ये कुछ और तो कर नहीं सकती है, तो इसको क्या होगा, इसने हीट एनर्जी गेन करनी है, और इसके जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होने का मतलब क्या है, वो लूज होना शुरू हो जाते हैं। लूज होने का क्या मतलब है, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो आइस धीरे धीरे मेल्ट होती है, और उसका जो पानी है वो हमारे ड्रिंक के अंदर मिल जाता है, और उसको धीरे धीरे ठंडा कर देता है। तो ये प्रोसीजर होता है टोटली। तो इस पूरे प्रोसीजर में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी कंजर्व नहीं हो रहा। एग्जाम्पल चलो उन्होंने वैसे दी है, बट यहाँ पे कोई कंजर्वेशन नहीं है, ये क्लोज सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, ये क्लोज सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आइस और ये जो पूरा ग्लास है ये ऐसे एज इट इज ही पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे हीट जो है वो बाहर से अंदर भी जानी है और अंदर से बाहर भी आनी है। ठीक है, जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तो भी क्या होगा, वो कूल हो चुका है तो भी वो क्या होगा, बाहर से हीट कंटिन्यूसली लेता ही रहेगा। तो क्या आपने देखा होगा कि चाहे आपने पानी ठंडा, मान लो आपने ग्लास में लिया, है ना, ठंडा पानी आपने फ्रिज में से निकालना, ग्लास में डाला, 10 मिनट आप ऐसे उसको पड़ा रहने दोगे बाहर, तो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, है ना। यही होगा ना, तो वो क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि वो क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, वो ओपन सिस्टम है। वो कंटिन्यूसली जो है हमारे जो बाहर की सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, उसके कांटेक्ट में वो आ रहा है। वो बाहर से कंटिन्यूसली जो है हीट एनर्जी जो है वो गेन करी जा रहा है, करी जा रहा है। ऑब्वियस है, फिर वो हीट एनर्जी उसको मिल रही है बाहर से, तो गर्म तो होगा ही, वो उसने उसी टेम्परेचर पे तो आना ही है। तो वो क्लोज सिस्टम नहीं होता, उसमें कुछ भी है वो कंजर्व नहीं रहता है। और एनर्जी का जो लॉस है वहां पे वो होना ही होना है। ठीक है जी, ये तो जस्ट एक आपको छोटी सी एग्जांपल दी है कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी गेन करती है किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम की एग्जांपल नहीं है, ये जो सामने आपको दिख रही है। ओके, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलो, ये तो छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हुई हैं। किनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज ट्रांसफर्ड इनटू हीट बाय द फ्रिक्शन। तो कुछ भी, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। अ, जैसे यहाँ पे भी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जो किनेटिक एनर्जी है स्टोन की, वो किसके, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और किसकी वजह से हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। तो ये भी एग्जांपल जो है वो क्लोज्ड सिस्टम की नहीं है। ठीक है, बिकॉज आपको पता है जब भी किसी भी चीज के ऊपर फ्रिक्शन लगता है ना, या फ्रिक्शन जब भी एक्ट करता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होता ही है। ठीक है जी, ये तो जस्ट उन्होंने बताया हुआ है एग्जाम्पल्स की एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। चलो, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ा ही हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मे बी आपने नाइन्थ क्लास में, हाँ नाइन्थ क्लास में आई थिंक ये टॉपिक आता है। नाइन्थ क्लास में आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें हम प्रूव करते हैं, क्या प्रूव करते हैं हम उसमें, दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी of a freely falling body always remains same। करते हैं हम प्रूफ, है ना। अगर किसी को याद हो थोड़ा बहुत, तो उसमें हमें प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से नीचे गिर रही है, और फ्रीली फ्रीली गिर रही है, हम उसको कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बस उसको ऊपर हाइट पे पकड़ा छोड़ दिया, उसको बोलते हैं फ्रीली फॉल। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्रीली फॉल कर रही है, उसको, उसकी एनर्जी आपने प्रूव करनी है कि वो कंजर्व रहती है कि नहीं रहती है। तो फिर हम वहाँ पे वो कंजर्व करते होते थे, शो करते होते थे, 3 पॉइंट्स लेके, ए बी और सी। पहले सबसे फर्स्ट हाइट पे निकालते थे, फिर सेंटर में निकालते थे, फिर सबसे नीचे जहाँ पे वो उस बॉल ने या ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को टच किया।
और फिर लास्ट में हम देखते होते थे कि तीनों जो आंसर्स आ रहे थे हमारे पास सेम आ रहे थे। तो फिर हम बोलते थे कि इससे हमें ये प्रूफ होता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। तीनों पॉइंट्स पे सेम आई है, अगर आप 4 ले लेते 5 लेते थे तो सभी पे सेम आती। ठीक है ना। तो 3 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं प्रूफ करने के लिए इस चीज को। तो वहां पे हम ऐसे प्रूव करते थे। यहाँ पे बस ऐसे छोटी सी एक एग्जांपल ली हुई है जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करने के लिए। कंसिडर अ बॉडी इन ए क्लोज्ड लूप। एक बॉडी कंसिडर कीजिए इन ए क्लोज्ड लूप। लूप का मतलब समझते हो? क्लोज लूप का मतलब नीचे लिखा हुआ है, अ क्लोज लूप इज अ सिस्टम वेयर द बॉडी रिटर्न्स अगेन एंड अगेन टू द सेम पोजीशन। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो वो बॉडी है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आती रहती है। ये नहीं कि एक ही बार आना उसने, वो बार बार अपनी उसी पोजीशन पे आती रहती है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड लूप बोलते हैं। ठीक है। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, उससे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके पास ये वाली। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है आपको, अ मास ऑन ए स्प्रिंग। मतलब आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसके एक एंड पे आपने ना मास अटैच किया हुआ, कुछ भी कोई वेट अटैच किया हुआ। तो जब आप उस स्प्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करवाओगे तो वो बॉल, मान लो बॉल आपने अटैच की हुई है उसके साथ, तो वो बॉल भी क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी ना उसके साथ। तो वो बार बार क्या करेगी? बार बार कभी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। ठीक है ना। आप चाहे वाइब्रेशन अपनी रोक भी दो, क्योंकि स्प्रिंग का काम क्या है, एक बार आपने उसको वाइब्रेट करवा दिया तो वो थोड़ी देर तक वाइब्रेट होता ही रहेगा। जितनी देर तक वो वाइब्रेट होगा उतनी देर तक बॉल भी वाइब्रेट होती रहेगी उसके साथ, क्योंकि वो अटैच्ड है। ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आपका जो बॉल है वो बार बार या रिपीटेडली सेम पोजीशंस पे अगेन आएगी वापस। बाउंसिंग बॉल देख लीजिए चाहे आप। ठीक है, आप बॉल को बाउंस करवाते हो, क्या होता है वो ऐसे थोड़ा ना, वो एक बार बस उसने बाउंस किया उसके बाद या तो वो हवा में ही चली गई या परमानेंटली, या वो नहीं बाउंस करने के बाद वो सीधा ही ग्राउंड पे रोल करने लग पड़ी है। ऐसा तो नहीं होता, वो कितनी बार बाउंस करती है उसके बाद, है ना। ऐसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप एक पार्क है आपके पास, मतलब आपके पास नहीं, मतलब पार्क है कोई, उसकी जो शेप है वो सर्कुलर शेप है उसकी, आप उसके अराउंड चक्कर लगा रहे हो। चलो ये तो आपकी मर्जी है आपने कितने चक्कर लगाने हैं, बट चलो चक्कर लगा रहे हो आप, उसके राउंड लगा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो उस टाइम पे? बार बार उसी पोजीशन से एक बार निकल के जा रहे हो ना। मान लो 5 चक्कर, 5 राउंड लगाया आपने उसके, पांचों बार आप कोई भी एक पोजीशन फिक्स कर लो, आप उस पर से निकल के जाओगे ही। तो बस इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड लूप। तो लूप का मतलब ये आपने यही नहीं समझना है कि राउंड ही होता है, क्योंकि लूप का मतलब हम नॉर्मली यही दिमाग में सीधा आ जाता है हमारे कि कोई राउंड शेप की कोई ऑब्जेक्ट होगी या राउंड शेप का कोई सिस्टम होगा। जरूरी नहीं है ये वाला, क्योंकि ना स्प्रिंग वाले केस में लूप बनती है ना ही बाउंसिंग बॉल वाले केस में लूप बनती है। बस लूप का मतलब ये है जो खुद को रिपीट करे। आप लोग आई थिंक सिविल वाले हो, आई थिंक चलो हाँ नेक्स्ट सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे कंप्यूटर के रिलेटेड, पीपीएस। नेक्स्ट सेमेस्टर पे पढ़ना आपने, सेकंड सेमेस्टर में पीपीएस है, उसमें प्रोग्रामिंग करते हो आप कंप्यूटर कंप्यूटर पे। ठीक है। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत पता है कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तो उसमें भी ऐसे होता है कि जैसे मान लो हमें कोई रिजल्ट रिपीटेडली चाहिए, हमें बार बार वही रिजल्ट चाहिए, तो हम उस पर भी एक लूप लगा देते हैं, कमांड देनी होती है उसको, लूप लगा देते हैं, तो वो बार बार हमें सारी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमें वही आंसर देता रहता है। तो इसको लूप बोलते हैं। अब नेक्स्ट बेटा आ रहा है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो मेन टॉपिक है हमारे। ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे कि पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये वो वाली फोर्सेस होती हैं जो कि
कंजर्वेशन के लॉज को फॉलो करती हैं, इसीलिए उनको कंजर्वेटिव फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है, तो आगे अभी देख लेते हैं हम कि क्या मतलब है इनका, कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है इसकी। इफ द बॉडी is under the influence of a conservative force, the body will have the same kinetic energy at the beginning and at the end of the loop. ऑब्वियस है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जितनी स्टार्टिंग पे होगी उतनी ही एंड पे होगी। ठीक है, समझ समझ लगी। किनेटिक एनर्जी भी आप बोल सकते हो, आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो। अगर आप नॉर्मली जैसे कुछ भी, आप जैसे फैन चलता है आपका फैन, तो फैन जो है आपने मान लो उसको एक नंबर पे चला रहे हो या दो नंबर पे या तीन नंबर पे, जैसे भी आप चला रहे हो, ठीक है, तो मान लो आप उसको दो नंबर पे चला रहे हो तो उसकी थ्रू आउट जो है उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो किनेटिक एनर्जी है वो सेम ही रहती है। ऐसा थोड़ी ना पहले एक बार स्टार्टिंग में उसकी ज्यादा हो गई फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर दोबारा से वो दोबारा से तेज होता है फिर कम होता है, ऐसा तो नहीं होता फैन को, है ना। नो डाउट, अब ये नहीं आपने कंसिडर करना कि स्विच ऑफ करने पे तो वो बंद हो गई, तो वो तो होना ही है बेटा, उसकी स्पीड स्लो होनी है, अब पीछे से उसको एनर्जी नहीं मिल रही है कंटिन्यूटी में। और क्लोज सिस्टम तो ये है ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये तो जस्ट एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं दैट कि होता क्या है उसमें, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लगती है उसकी जो वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है, कहीं पे भी आप देख लीजिए। ठीक है, सो सिंस वर्क इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द नेट वर्क इन ए क्लोज लूप इज जीरो। ये शायद हम छोटी क्लास में प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, हम एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, पढ़ी हुई है किसी ने वर्क एनर्जी थ्योरम, या नाम ही सुना हो। डेफिनेशन तो नहीं मैं पूछ रही हूँ, जस्ट वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है या सुनी हुई है आप लोगों ने। वर्क एनर्जी थ्योरम यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट वर्क इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। लेकिन अब इस केस में वो क्या बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही है क्योंकि उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम रह रही है, स्टार्टिंग में भी वही थी, बीच में भी वही है, एंड में भी वही है, इनिशियल और फाइनल सब जगह सेम है उसकी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है तो इट मीन चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो चेंज ही नहीं हो रहा तो इट मीन हम वापस जीरो लिखेंगे, है ना। ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इसकी जगह पे फिर हम जीरो ही लिखेंगे क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहा है, एनर्जी तो सेम रह रही है। वैसे भी चलो अगर आप जीरो ऐसे नहीं आपको पता चल रहा कि जीरो हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, है ना। डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एक ही बात है, चेंज लिख दो चाहे डिफरेंस लिख दो। डिफरेंस का क्या मतलब है, हमने माइनस करना है, इसको माइनस करना है, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करनी है। तो यहाँ पे तो फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम है, तो कैसे कर दो माइनस, दोनों की वैल्यू सेम है तो ऑब्वियस है फिर से जीरो आएगा आंसर, तो ऐसे आ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है, इट मीन्स वर्क जो होगा, वर्क डन जो होगा वो भी जीरो होगा। क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी, यस और नो, सुन भी रही हो कि नहीं, या ऐसे पैसिव बैठे हो यहाँ पे। नहीं नहीं मैम, सुनते पे हैं जी। ओके जी, ठीक है।
तो आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो कंजर्वेटिव फोर्सेस को, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो टोटल वर्क डन है वो जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और उस सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो यहाँ से रिजल्ट उन्होंने ये निकाला है, नो नेट वर्क इज डन इन ए क्लोज लूप। क्लोज लूप के अंदर कोई काम नहीं होता, कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि एनर्जी नहीं चेंज हो रही वहां पे, सेम रह रही है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, चलो अभी कुछ हमने रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं, या प्रिंसिपल बोल सकते हो आप, उसको कुछ भी कह सकते हो। तो सबसे फर्स्ट रूल या प्रिंसिपल क्या है, उन्होंने बोला एक लूप कंसिडर कीजिए आप। और लूप क्या है, उसका नाम क्या है, ए। एक मिनट। ठीक है, तो ये लूप देखियो पहले, कौन सी है, ये रही। ए से स्टार्ट की, बी, फिर देन दोबारा ए। ठीक है, इसीलिए इसको ए बी ए लिखा। कंसिडर द लूप ए बी ए। देन since the total work over the loop must be zero for a conservative force, we know that W1 must be equal to minus of W2। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये अभी हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट फर्स्ट हमने यही कंसीडर करना है कि हमारे पास एक लूप है, ए से लेके बी, बी से लेके ए, बन गई पूरी लूप एक, मतलब एक सर्कल सा बन गया, मतलब शेप सर्कल की नहीं है बट एक कंप्लीट सिस्टम बन गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ए से लेके बी तक, चलो इधर से देखते हैं, इन्होंने ऐसे लिया हुआ ए से लेके बी तक जाने में कितना वर्क हुआ। ठीक है, ए से लेके बी तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, हम सपोज कर लेते हैं W1 हुआ। ऐसे ही अब वापस तो आना ही है, बी से लेके ए तक जब वापस आए हैं तो कितना वर्क हुआ, W2। ठीक है, ए से लेके बी तक गए हैं तो W1 वर्क हुआ, बी से लेके ए तक आए हैं तो W2 वर्क डन हुआ। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इन दोनों को, है ना। तो दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2, दोनों वर्क डन प्लस हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमने ये सिस्टम कौन सा कंसीडर किया है, क्लोज्ड लूप वाला सिस्टम कंसीडर किया है। ठीक है, एंड इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, क्योंकि हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं या टॉपिक ही वही पढ़ रहे हैं, तो फोर्स वही लगानी है हमने इसके ऊपर। इसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है ये वाली। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऊपर जब हमने पढ़ ही लिया हुआ है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहती है। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे भी सेम रहेगी, और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो भी सेम रहेगी। ये मतलब हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी, दोनों केसेस में सेम है। तो फिर से वही चीज आ गई हमारे पास कि अगर किनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम है तो इट मींस जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, ये वाली जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। तो चेंज तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में भी सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में भी सेम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हो गया जीरो। तो अब अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो हो गया है तो वो इक्वल्स टू किसके है, वर्क के इक्वल है, वर्क भी जीरो हो गया। तो हमें यहाँ पे वर्क जीरो करना पड़ेगा अब। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2 आ जाएगा, लेकिन वर्क तो जीरो हो गया टोटल वर्क। तो फिर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे स्टेप लिखा नहीं हुआ है, W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू जीरो।
ऐसे हो जाएगा ना। तो अब दोनों में से किसी एक को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो अपने आप आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। दोनों में से किसी को भी आप जब राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे, ऑब्वियस है उसके साथ माइनस का साइन तो आना ही आना है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे कुछ लेके जाते हैं तो वहां पे साइन चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? अभी बेटा दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करना है हमारी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए।